आज हम बलबन के विषय में उसकी जो लौह और रक्त की नीति उसके बारे में पढ़ेंगे। बलबन ने एक सशक्त नीति का अवलंबन किया सल्तनत काल में। तो उसकी जो लौह और रक्त की नीति क्या थी उसके उसी विषय में हम चर्चा करेंगे। बलबन इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर और निःशक्त थे। उन पे सामंतों का शासन था या उनके अनुसार ही वो कार्य करते थे। इसके लिए इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारियों का शासनकाल था वह सुल्तान के पद की शक्ति प्रतिष्ठा के पतन और एक तरह से अराजकता का काल था। अराजकता और उसके साथ साथ अव्यवस्था का काल था। सामंत वर्ग उद्दंड और अनुशासनहीन हो गया था। साथ ही राज्य विद्रोहों से ग्रस्त था। पश्चिमोत्तर भारत में मंगोल आक्रमण हो रहे थे, जिससे राज्य की जो सल्तनत की सीमाएं थी वो सुरक्षित नहीं रही। बलबन ने सुल्तान बनते ही उपर्युक्त जो अभी अपन ने समस्याओं का उल्लेख किया है उन समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत कठोर और बर्बर नीति का अवलंबन किया, अनुसरण किया। कठोर और बर्बर नीति, उसे ही हम बलबन की लौह और रक्त की नीति कहते हैं। बलबन की लौह और रक्त की नीति का मुख्य तात्पर्य है बलबन के द्वारा राज सत्ता में अपनाई गई अत्यंत कठोर और बर्बर नीति। बलबन ने अपनी लौह रक्त की नीति के तहत बलबन ने सर्वप्रथम जो राज्य में विद्रोह हो रहे थे उन विद्रोहों का दमन किया। उसने सर्वप्रथम मेवाती डाकुओं, कटेहर के राजपूतों, अमरोहा व बदायूं क्षेत्र के विद्रोहियों, इन क्षेत्रों में बड़ी अशांति थी, इनको सेना के द्वारा इनका नरसंहार किया, सामूहिक नरसंहार किया, अर्थात इनका पूर्ण रूप से दमन किया। उसके लिए इसने बड़ी कठोर और बर्बर नीति का अवलंबन किया। उसने इनका सामूहिक नरसंहार किया तथा एक निष्ठुर अत्याचारी के रूप में इनसे प्रतिरोध लिया, जिससे ये विद्रोह और समाप्त हो गए। इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त बलबन ने राजनीतिक अस्थिरता जो साम्राज्य में थी के लिए उत्तरदायी मुख्य रूप से तुर्कान चहलगानी के सदस्य थे, चालीसा के, जो इल्तुतमिश ने स्थापित किए थे। बलबन भी उसका एक सदस्य था, लेकिन बलबन ने इन चालीसा के सामंतों को महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया तथा इनके कई ऐसे शक्तिशाली सदस्य थे जो बलबन को लगता था कि राजा बनने योग्य है या योग्य है, उनको इसने हत्या करवा दी या मरवा दिया। जैसे उसने शेर खां की नृशंस हत्या करवा दी। इसके अतिरिक्त बलबन ने 1279 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर तुगरिल बेग के विद्रोह का बर्बरता से दमन किया। तुगरिल बेग बंगाल का सेनापति था, गवर्नर था। उसके विद्रोह को बलबन ने बर्बरता से दमन किया और उसकी जघन्य हत्या करवा दी, जिससे अन्य प्रांतों के जो गवर्नर थे वे भयग्रस्त हुए, जिसके माध्यम से प्रांतों के गवर्नर और राज्य के बड़े अधिकारियों के जो विद्रोह होते थे वो विद्रोह लगभग समाप्त। बलबन ने इस हेतु एक समान न्याय और कठोर दंड विधान को लागू किया, रूल ऑफ लॉ का। वह उसने जो आम जनता के साथ न्याय होता था वही उच्च अधिकारियों के साथ किया। तो बड़े बड़े उच्च अधिकारी जैसे हैबत खां जो अवध का गवर्नर था तथा बकबक जो बदायूं का सूबेदार था, वो भी दंड दिया, जिससे पूरे साम्राज्य में बलबन के न्याय प्रियता की
बात हुई और सबके साथ समान न्याय की जो व्यवस्था लागू हुई, उससे बड़े अधिकारियों या बड़े लोगों में भय व्याप्त हो गया। बलबन ने अपने व्यक्तित्व को इस हेतु दैवीय घोषित किया और खुद को अफरासिया वंश से संबंधित बताया। उसने दरबार में ईरानी प्रथाएं शुरू की और नंगी तलवारों से युक्त अंगरक्षकों की नियुक्तियां भी की। इनके द्वारा उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और शक्ति को थोड़ा मजबूत बनाने का प्रयास किया। बलबन ने पृथक सैनिक विभाग की स्थापना की, इसके साथ शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और एक मजबूत गुप्तचर विभाग का संगठन कर अपनी जो निरंकुश शक्ति को क्रियान्वित किया तथा पश्चिमोत्तर भारत में मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की। इस प्रकार बलबन ने नीति निर्धारण में जो बलबन के द्वारा जो राज्य के लिए नीतियाँ निर्धारित थी उनमें भावना और जज्बात को स्थान नहीं दिया। उसने कठोर यथार्थवादी नीति का अवलंबन किया एवं जो कार्य अभी हमने बताए उन कार्यों के द्वारा एक संगठित प्रशासन दिया और सल्तनत को विदेशी आक्रमण से रक्षा की और सल्तनत को एक सुदृढ़ बनाया। इस तरह उसने लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर और बर्बर नीति का अवलंबन कर अपने समय में सल्तनत को मजबूत किया, सुदृढ़ किया, सल्तनत में कानून और व्यवस्था की स्थापना की, मंगोल आक्रमणों से रक्षा की। इसके माध्यम से बलबन ने यह कार्य किया।